Good morning everyone. Chromatin, euchromatin. Check, tested. हेटेरोक्रोमेटिन में मैंने टू टाइप्स आपको बताए थे, एक कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन एंड सेकेंड वाज फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन में मैंने आपको बार बॉडी बताया था क्या, ठीक है। और बार बॉडी निकालने के एक सिंपल सा फार्मूला टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 करके किया था। और नॉर्मल केसेस में भी देखा था, नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल में, ठीक है। नॉर्मल मेल में बार बॉडी 0 आया था, है ना, और नॉर्मल फीमेल में 1 आया था। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लाइक सुपर फीमेल का तीनों कंडीशन, है ना, ऑल 3 कंडीशन ऑफ सुपर फीमेल, ट्रिपल एक्स, टेट्रा एक्स एंड पेंटा एक्स वाला, यस। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का भी देखा था, ठीक है। कुछ ऑटोसोमल जो था, मतलब डाउन सिंड्रोम वगैरह का बताया था, क्यों, ये सारी चीज़ें हो गई थी। चलिए कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास से आगे। होप सो आज आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्रोमेटिन जो आप लिख रहे थे बेटा, है ना, क्रोमेटिन लिख रहे थे, थर्ड पार्ट क्रोमेटिन ऐसा नंबरिंग किया हुआ था ना, तो इसका लास्ट पॉइंट आपको लिखना है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फोल्डेड, कंडेंस्ड एंड फ्रॉम क्रोमोसोम, ठीक है। आपको लास्ट पॉइंट क्या लिखना है बेटा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन किस में चेंज हो जाता है बेटा, क्रोमोसोम में। क्रोमेटिन फोल्डेड एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, ठीक है। तो नॉर्मल इंटरफेस में आपको क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखता है जेनेटिक मटेरियल, एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट लुक्स लाइक अ क्रोमोसोम। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये कोई नया पॉइंट नहीं है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लो बेटा न्यूक्लियोलस, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, देन फिर हम लोग क्रोमोसोम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है क्या अराउंड द न्यूक्लियोलस? पहले मुझे बताओ न्यूक्लियोलस से जो एग्जाम क्वेश्चन आता है वो क्या है? यस, राइबोसोम फैक्ट्री, ठीक है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो नेक्स्ट पार्ट क्या बेटा, न्यूक्लियोलस, एक NOR पे भी आता है, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, एक साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने डिस्कवर किया था मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, ऐसा पहले लिख लो, डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, ठीक है। न्यूक्लियोलस कौन सा पार्ट है, फोर्थ होगा ना, क्रोमेटिन को थर्ड लिखा था, तो न्यूक्लियोलस को फोर्थ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस कर लीजिए, ठीक है, ये फोर्थ होगा न्यूक्लियोलस, डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, ठीक है। टर्म गिवन बाय बोमैन, टर्म गिवन बाय बोमैन, ये साइंटिस्ट के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। अब लास्ट फ्यू ईयर से साइंटिस्ट पे उतना फोकस नहीं है एनटीए का, है ना। एनीवे, थर्ड पॉइंट, मेम्ब्रेन लेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये भी जानते हो आप लोग बेटा, मेम्ब्रेन लेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियोप्लाज्म, मेम्ब्रेन लेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जैसे ये सेल हो गया, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, राइट, और इसके अंदर में, ठीक है, इंटरफेस है, तो दैट मीन्स क्रोमेटिन होगा। तो इसका एक सेंट्रल पोर्शन, अब उसको मैं एक आउटलाइन तो नहीं दे सकता क्योंकि मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है न्यूक्लियोलस में, ठीक है। तो इसके सेंट्रल पोर्शन पे आप समझ लो, ठीक है, मेम्ब्रेन लेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डार्कली स्टेन, डार्कली स्टेन, जब आप स्टेन करते हैं तो ये डार्क स्टेन होते हैं, लाइट डार्क, डार्क स्टेन होते हैं, डार्कली स्टेन। नेक्स्ट पॉइंट, अटैच्ड टू क्रोमेटिन एट स्पेसिफिक स्पॉट, अटैच्ड टू chromatin at
specific spot called NOR, ये important है, attached to chromatin at specific spot or specific region called NOR. क्या होता है फुल फॉर्म काजल बेटा? हाँ, क्या होता है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. ठीक है, NOR क्या होता है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. ठीक है, NOR, राइट. अभी फिर से एक बार ये आएगा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोलस इज साइट ऑफ राइबोसोमल RNA सिंथेसिस. राइबोसोमल RNA synthesis. This is very important point. Nucleolus is site of ribosomal RNA synthesis, so called ribosome factory. Ribosome factory, क्योंकि बेटा बेसिकली राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल RNA प्रोटीन एंड मैग्नीशियम आयन. तो इसका जो राइबोसोमल RNA है उसका फॉर्मेशन मेनली कौन से पोर्शन में होता है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में. तो न्यूक्लियोलस को हम लोग, ठीक है, राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं एंड राइबोसोम इटसेल्फ आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री. दोनों क्वेश्चन है ना. देख लो, कहीं डिफिकल्टी लग रहा है क्या आपको? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ डिफिकल्ट है. क्यों? ठीक है. राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, सो कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री. अब आपको पता है राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, जस्ट मैंने बताया किससे बना होता है बेटा? राइबोसोमल RNA प्रोटीन एंड मैग्नीशियम आयन. तो इसका जो प्रोटीन होगा उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? देखो, कई बार ऐसा बोल देता है ना कि न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री. तो कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन एक्चुअली यहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, राइबोसोमल RNA का हो रहा है ओनली. प्रोटीन कहीं का भी हो, अंदर का हो, बाहर का, कुछ भी, उसके लिए आप क्या आंसर लोगे बेटा? साइटोप्लाज्म लेना है. ठीक है, दैट मीन्स राइबोसोमल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म. मेक अ नोट, नोट करके लिख लीजिए. राइबोसोमल प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, राइबोसोमल प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म. Ribosomal protein are synthesized in cytoplasm. Ribosomal protein are synthesized in cytoplasm. ठीक है. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये पॉइंट. तो न्यूक्लियोलस में एक दो पॉइंट आपको याद रखना है. एक तो मेम्ब्रेनलेस याद ही रहता है, ये राइबोसोमल RNA सिंथेसिस वाला देख लीजिएगा. और NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, क्या होता है बेटा? सेल डिवीजन के टाइम पे, अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा है तो प्रोफेज के टाइम पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल डिसअपियर हो जाते हैं, है ना, और वो वापस से टीलोफेज में रीअपियर होते हैं. तो न्यूक्लियोलस भी उस लिस्ट में है जो डिसअपियर हो जाते हैं. न्यूक्लियोलस भी क्या होता है बेटा? प्रोफेज के टाइम पे डिसअपियर हो जाता है. तो अगेन जब उसको रीअपियर होना होता है तो कौन हेल्प करेगा उसमें? नाम से ही समझ, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. न्यूक्लियोलस को क्या करते हैं? ये ऑर्गेनाइज करते हैं. नाम से पता चल रहा है ना कुछ, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. तो अभी सेल डिवीजन इसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको. ठीक है, तो प्रोफेज के टाइम पे जो डिसअपियर हुआ रहेगा उसमें से एक क्या रहेगा बेटा? न्यूक्लियोलस. ये भी क्या होता है? डिसअपियर होता है. तो बाद में रीअपियर होता है. जो गायब हुए हैं वापस आए थे ना. एवेंजर नहीं देखा क्या? जो गायब हुए सब वापस आए कि नहीं आए? इधर भी आएंगे सेल डिवीजन में भी. चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्रोमोसोम. काफी क्वेश्चंस आते हैं, इजी रहते हैं. अभी तक तो इजी वाले ही दिखे हैं. ठीक है, क्रोमोसोम, बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हो, पढ़ के आते हो यार. आप लोग को तो पता रहता है नेक्स्ट टॉपिक सर क्या पढ़ाने वाले हैं. तो NCERT से, राइट, पढ़ के आते हो आप लोग. नो, आगे से रूटीन बना लो बेटा. जो भी टॉपिक होने वाला है विदिन 15 मिनट आप पढ़ लोगे. उतने ही टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं. क्रोमोसोम, ठीक है. कुछ इन्फॉर्मेशन पहले लिखिए, देन मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा. क्रोमोसोम, ठीक है, जो नोन पॉइंट है. पॉइंट नंबर 1, पहले तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर, और सोमा मीन्स बॉडी. दैट मीन्स क्रोमोसोम का मतलब क्या आया? कलर्ड बॉडी. एकदम बेकार पॉइंट, फिर भी लिख दो. ये सब भी है ना, लेकिन कहीं तो NCERT में भी दिया हुआ है ऐसा. क्रोमोसोम पता चला पूछ लिया आपसे, देन आप बोलोगे सर ने बताया नहीं था.
ठीक है, कलर्ड बॉडी छोड़िए। अगला पॉइंट, ड्यूरिंग इंटरफेज, पहला पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग इंटरफेज हम कब बोलते हैं बेटा इंटरफेज? व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, ब्रैकेट क्लोज। ड्यूरिंग इंटरफेज तो इस टाइम पे आपको क्रोमैटिन दिखता है, यस और नो? ठीक है, ड्यूरिंग इंटरफेज व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, chromatin are found as a network. Chromatin are found as a network inside nucleus. अभी जस्ट पढ़ा बेटा हमने क्रोमेटिन के बारे में, ठीक है। क्रोमेटिन आर फाउंड एज अ नेटवर्क इनसाइड न्यूक्लियस, नोन पॉइंट है, ठीक है, नया है क्या? ठीक है। अब ये इंटरफेस चेंज हो जाएगा किसमें? सेल डिवीजन के टाइम पे, बार बार बता रहा हूँ। तो ये क्रोमेटिन किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? आपका क्रोमोसोम में। अगला पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, सेल शो स्ट्रक्चर्ड chromosome during different stages of cell division, cells show structured chromosome, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखिए। क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय हॉफमिस्टर, अब नाम हाफ नहीं है, HOF है, ठीक है, हॉफमिस्टर, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय हॉफमिस्टर, स्टडीड बाय स्ट्रासबर्गर, बर्जर। अगला पॉइंट लिखिए, क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय हॉफमिस्टर, स्टडीड बाय स्ट्रासबर्गर एंड टर्म गिवन बाय, स्टडीड बाय स्ट्रासबर्गर एंड टर्म किसने दिया था बेटा? वॉल्डेयर। कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं होता छोड़ देना है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रोनोलॉजिकली लिखा है। एक आदमी भी तो कर सकता था। डिस्कवर किसी ने किया, स्टडी किसी ने किया और टर्म किसी और ने दिया। तो डिस्कवर्ड बाय हॉफमिस्टर, स्टडीड बाय स्ट्रासबर्गर एंड टर्म गिवन बाय वॉल्डेयर, लिख लो, राइट, ठीक है। कौन से डाई से स्टेन करते हैं बेटा? ये मैंने स्टेनिंग में बताया था आपको, एसिटोकार्माइन और ओरसेइन करते हैं ना बेटा। क्रोमोसोम के लिए डाई लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एसिटोकार्माइन और ओरसेइन, डाई और स्टेन, एसिटोकार्माइन और ओरसेइन। डाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, एसिटोकार्माइन और ओरसेइन। साइंटिस्ट पे अभी फोकस मत करिए, कहीं पे रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नाउ बेस्ट टाइम टू स्टडी क्रोमोसोम, किस टाइम पे आपको सेल में देखना है क्रोमोसोम को? बेस्ट टाइम, यस, बेस्ट टाइम टू स्टडी क्रोमोसोम, ठीक है। आप बता सकते, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, बेस्ट टाइम टू स्टडी क्रोमोसोम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चल गया, सेल डिवीजन के टाइम पे देखेंगे तभी आपको क्रोमोसोम दिखेगा, अदरवाइज क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखेगा। अब सेल डिवीजन में बेटा कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपको बताना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग माइटोसिस बोल रहे हैं या मियोसिस, जो भी बोलिए, एम फेज हमने लिया है, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में, ठीक है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो क्रोमेटिन का जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है प्रोफेज में, दैट मीन्स कंप्लीट कंडेंसेशन प्रोफेज में हो जाएगा, और मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम अच्छे दिखेंगे। दैट मीन्स अगर आप क्रोमोसोम की साइज स्टडी करना चाहते हो या उसकी मॉर्फोलॉजी देखना चाहते हो, मॉर्फोलॉजी दैट मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो आपको सबसे बेस्ट कब दिखेगा बेटा? वो मेटाफेज में। दैट मीन्स दिस इज द स्टेज, ठीक है, व्हेन यू कैन स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम। एकदम सिंपल, बेस्ट टाइम टू स्टडी क्रोमोसोम। पहला पॉइंट, आप देखना क्या चाहते हो, साइज और मॉर्फोलॉजी के लिए मेटाफेज और शेप देखने के लिए बेटा एनाफेज। कैसे दिखता है वो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो एकदम अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। इसके पीछे रीजन या लॉजिक क्या है
क्योंकि कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है क्रोमेटिन का, ये प्रोफेज तक चला और कंप्लीट कब हुआ बेटा, प्रोफेज के एंड तक, मतलब मेटाफेज तक, मतलब कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है और क्रोमोसोम बढ़िया से बन गए हैं। ठीक है, तो देखने में सबसे अच्छे सुंदर कब दिखेंगे, मेटाफेज में। शेप की बात करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें आती है बेस्ट टाइम टू स्टडी क्रोमोसोम में। एक तो आप उसका क्या देखना बेटा, साइज एंड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये कब देखते हो बेटा, मेटाफेज। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपको क्या देखना है, उसका शेप देखना है। डिफरेंट शेप होते हैं ना, वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप, अभी डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो शेप अगर आपको देखना है कब देखोगे बेटा, एनाफेज में। ध्यान रहेगा, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। बेस्ट टाइम टू स्टडी क्रोमोसोम, मेक अ बॉक्स, सिंपल और आने लायक क्वेश्चन। ठीक है, साइज एंड मॉर्फोलॉजी देखना है तो मेटाफेज पे जाइए, मेटाफेज स्टेज में देखिए, और शेप देखना है तो एनाफेज स्टेज। ठीक है, चलो ठीक है, फिर नोट करिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट, साइज लिख लो बेटा, लेंथ 0.5 to 30 माइक्रोमीटर। इसकी साइज में पहले लेंथ लिख लीजिए 0.5 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर, 30, एंड ब्रेथ, चौड़ाई जो होती है इसकी, ये 0.2 to 3 माइक्रोमीटर, ये डेटा है। ठीक है, 0.5 है ना, ये 0.5 है बेटा, 0.5 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर, एंड ब्रेथ जो है इसका 0.2 to 3 माइक्रोमीटर। ठीक, ये ऑन एंड एवरेज लिया गया है। राइट सम मोर इंफॉर्मेशन। जीनोम एक टर्म यूज करते होगे आप लोग, है ना, जीनोम बोलते हैं हम लोग, राइट ना। क्या होता है बेटा बेसिकली, जीनोम का डेफिनेशन कोई बता सकता है क्या मुझे, जीनोम किसको बोलते हैं, या जीनोम वर्ड कब यूज किया जाता है? यस, अरे सब इतने पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े हो ना पहले यार, जीनोम नहीं सुना है क्या? कैसे जेनेटिक्स वेनेटिक्स पढ़ लिए तुम लोग? 12th हो गया है ना सबका, किसी का बाकी है? बाकी है, फिर भी मेरे ख्याल से इनहेरिटेंस तक तो पहुंच ही गए होगे बेटा आप लोग, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और ये सारी चीजें। तो जीनोम एक सिंपल डेफिनेशन है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम विथ ऑल इट्स जीन इज कॉल्ड जीनोम। अरे एन इज व्हाट, जीनोम। ठीक है, जो एन लिखते हैं ना हम लोग, आप देखना जैसे सेट में बताते हैं ना बेटा क्रोमोसोम को, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, एन है तो हैप्लॉइड है, 2n है तो 3n है तो 4n है तो 5n है तो 6n है तो, बोलते जाओ ना यार, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, 7n है तो हेप्टा, हेप्टा होगा ना, और 8n है तो ऑक्टा, ऑक्टाप्लाइड तक बताऊंगा। ठीक है, इतना उसके बाद भी होता है क्या? होता होगा, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ, बट मोस्ट कॉमन कंडीशन इज डिप्लॉइड कंडीशन, है ना। डिप्लॉइड हैप्लॉइड ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं, अल्टरनेशन। ठीक है, जनरली डिप्लॉइड, एंड देन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वो हैप्लॉइड। ठीक है, तो जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम विथ ऑल इट्स जीन इज कॉल्ड जीनोम। ये तो डेफिनेशन है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे अब हमारे बॉडी में आप ले लो, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, आप इसको 44 प्लस आइदर XX और 44 प्लस आइदर XY लिख सकते हैं। तो हैप्लॉइड लोगे तो 23 आएगा। अभी फिलहाल इतने ही लिख लो, मेल और फीमेल में अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि X एंड Y क्रोमोसोम आर नॉट कंप्लीटली होमोलोगस टू ईच अदर, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। अभी कितने हाफ कितना n इज इक्वल टू क्या ले लो, 23 ही आप समझ लो, कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, इजी कर लो। n कर दोगे तो n ही क्या है बेटा, जीनोम है। ठीक है, इसी के मल्टीपल में क्रोमोसोम का सेट होता है, n 2n, ऐसे n/2 वगैरह देखे हो क्या किसी में, n/2, 3.5n, ऐसा देखा है क्या? नहीं होता ना, इसके मल्टीपल में होता है n 2n 3n 5n। यस, पक्का डेफिनेशन, एग्जाम में तो डेफिनेशन आएगा ना। क्या लिखोगे बेटा, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम with all its gene is called genome. Haploid set of chromosome with all its gene, haploid set of chromosome
विथ ऑल इट्स जीन। देखो इस पे कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, माइनर कंफ्यूजन, मेजर कंफ्यूजन, तुरंत पूछ लेना यहीं पे, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट को कहीं भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है वर्ड में कि सर इसका मीनिंग क्या है, क्या होता है, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज ये नहीं समझोगे तो सेल डिवीजन में फंस जाओगे बेटा आप लोग, और फिर वो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ भी दिक्कत हो जाएगी आप। क्लियर है जीनोम का, ठीक है। अगला डेफिनेशन लिखिए बेटा, इन सोमैटिक सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, in somatic cell of plants and animals diploid set present। जनरली क्या होता है बेटा, डिप्लॉयड सेट या 2n, ठीक है। इन सोमैटिक सेल, ये पता है सोमैटिक सेल और जर्म सेल, ठीक है। जर्म सेल जो गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, राइट ना, उसको जर्म सेल या जर्मिनल सेल्स बोलते हैं, और जो ऐसा नहीं करते दे आर कंसिडर्ड एज सोमैटिक सेल, ठीक है। चलिए, तो सोमैटिक सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्लॉयड टू सेट। ये डिप्लॉयड क्या कहलाता है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। But in gamete or gametophyte, but in gamete or gametophyte generally क्या होता है बेटा, haploid, yes, haploid or n present। गैमीट में जनरली यूजुअली गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब हाफ सेट होता है, अपने पेरेंट्स के कंपेयर में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है गैमीट्स में, ठीक है। जो अपना पेरेंटल सेल होगा उसके कंपेयर में हाफ। जैसे ह्यूमन गैमेट की बात करें बेटा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 23, ठीक है, आइदर इन स्पर्म और ओवम, ठीक है। क्योंकि पेरेंट सेल में कितना 46 है, मैं जस्ट हाफ कर रहा हूँ, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 23। तो गैमेट में जनरली हाफ रहता है अपने पेरेंट सेल के कंपेयर में, ठीक है। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता रहता है, कोई डाउट है पूछ लो आप, राइट। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, देखो कुछ चीजें आप लोग ना ये क्लियर कर दो, इसको हो गया ना क्लियर, ठीक है। मैं आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी बताऊंगा और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर भी, दोनों देखेंगे, है ना। एक लाइक देखो सी, जनरली आपने देखा होगा, है ना, क्रोमोसोम को हम लोग ऐसे बना लेते हैं एक, राइट। ये एरिया आपको नैरो दिख रहा है क्या एज कम्पेयर टू दिस, ये वाला पॉइंट नैरो पॉइंट है ना, इसके कंपेयर में ये क्या बेटा, नैरो, नैरो मतलब सकरा होता है ऐसा, ठीक है। ये इसको एक क्रोमेटिड बोलते हैं, ये क्या है, क्रोमेटिड बोला जाता है, ठीक है, सेम, राइट। अब इसी का ना सेम मैं क्या कर रहा हूँ, सेम क्रोमेटिड बना दे रहा हूँ, सेम जो ये है इसी की कॉपी है ये, राइट ना, इसकी क्या है, एग्जैक्ट कॉपी है। ये कब हुआ होगा, जब डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए जितना रहा उससे एक क्रोमेटिड बना, लेकिन सेल साइकिल के एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो उसी डबल डीएनए से मैंने सेम, और रेप्लिकेशन में आपने क्या पढ़ा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी और रेप्लिका, मतलब व्हाट एवर प्रेजेंट इनिशियल उसी का एग्जैक्ट कॉपी बनता है। तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं बेटा सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है एक दूसरे के, ये सिस्टर, ब्रदर क्यों नहीं है, सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आ रही बात, एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड। ये जो नैरो एरिया होता है बेटा, इस नैरो एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, काइनेटोकोर बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वहां पे कॉन्स्ट्रिक्टेड है थोड़ा फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, या फिर यही कहलाता है बेटा सेंट्रोमियर। अब आप देखिएगा कई बार क्रोमोसोम को इस तरीके से बनाता है, मतलब उसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को बनाता है, और कई बार क्रोमोसोम को सिंगल ही बना देता है विदाउट सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। ये मैंने सिस्टर क्रोमेटिड नहीं लिया है, ठीक है। कोई ऐसे देखो, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये बिफोर एस फेज में जितना क्रोमेटिन प्रेजेंट है, थोड़ा सा मैंने बताया क्रोमोसोम को समझने के लिए आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, जैसे सेल साइकिल हम लोग बनाते हैं, जनरली क्या बनाते हैं बेटा, G1 S
G2 और M, अगला चैप्टर हमारा यही है। तो बेसिक सेल साइकिल ऐसे बनाते हैं हम लोग। इसमें से ये वाला पार्ट जो है M फेज, ठीक है, ये डिवीजन का फेज होता है, ठीक है, इधर माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। बाकी ये पोर्शन क्या कहलाता है बेटा, इंटरफेज कहलाता है। इतना पढ़े हो ना थोड़ा बहुत, हाँ या ना में बस जवाब देने आपको। इंटरफेज वाला पार्ट कम से कम इतना सब लोग जानते होंगे बेटा कि ये एस फेज है, यहीं पे डीएनए का अमाउंट क्या होता है, डबल हो जाता है, राइट। तो अगर मैं इससे पहले जितना क्रोमेटिन है न्यूक्लियस में, सपोज मैंने एक सेल बना लिया और इसका न्यूक्लियस बना लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन है किसके पहले बेटा, एस फेज से पहले, उससे अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। सिंपल। क्या हुआ एस फेज में, एस फेज में ये क्रोमेटिन जब डीएनए डबल हुआ, दैट मीन्स क्रोमेटिन भी क्या हो गया बेटा, डबल हो गया। ये क्रोमेटिन डबल हो गया, तो उसके बाद में बनाऊंगा तो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा विथ टू सिस्टर, ऐसा सिस्टर क्रोमेटिन लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। ये मैंने एक साइड का बनाया, आपको पता है कि इसका एक पार्टनर भी होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर में लिखते हैं ना, तो इसका एक सेम क्या रहेगा बेटा, होमोलोगस ऐसा क्रोमोसोम। यस, ऐसा मैंने इसका क्या बना दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर बात, ठीक है। अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम में या उसके पार्टनर में, सपोज ये हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम है, फिर सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, ऐसा क्रोमोसोम रहता, एक दूसरे के क्या है बेटा, होमोलोगस। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे फादर साइड से आया होगा और ये हमारे मदर साइड से, है ना। बाई पेरेंटल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक मदर साइड से और एक फादर साइड से। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम मदर साइड एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम फादर साइड। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। नाउ सी दिस बोथ टू, these are also called sister chromatid, है ना, समझ में आ रही बात। ये दोनों आपस में क्या है बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। चाहो तो मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। दूसरे वाले को क्या करता हूँ, रेड से ले रहा हूँ इसको, है ना। सिर्फ समझने की चीजें हैं, थ्योरी में बहुत कुछ नहीं रखा है इसके। ये समझ में आएगा ना तो बेटा क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, समझ में आ रहा है आपको, पक्का। बट इसके इनके किसी भी क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट में इसका कोई भी क्रोमेटिड क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अरे जो सिस्टर नहीं है वो क्या है, नॉन सिस्टर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एकदम सिंपल, इसके किसी भी क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट, बुक में ना कुछ एंड वन दिया रहता है, ठीक है, जो आपको सिर्फ कंफ्यूज करता है, राइट। इसके मैं बोलूंगा लाइक जैसे इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसा इसलिए बेटा देखो, ये दोनों एक दूसरे के सेम कॉपी हैं, ये दोनों एक दूसरे के सेम कॉपी हैं, ठीक है। तो जो रिलेशन इसका इसके साथ होगा, आपको नहीं लगता कि इसके साथ भी वही रिलेशन होगा, ठीक बात। या फिर ऐसे समझ लेना, इसके किसी भी क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट में इसका कोई भी क्रोमेटिड क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर है। तो सिस्टर नॉन सिस्टर का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अभी लिखाता हूँ थ्योरी में मैं आपको, ठीक है, राइट। तो अभी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ किसके बारे में बेटा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर के बारे में, ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर, देन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह भी देखेंगे। नाउ सी, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता है आपके बुक में, सिस्टर क्रोमेटिड वाला नहीं बनाता है। कायदे से क्रोमोसोम को ऐसे बनाना ही गलत है। क्यों बता रहा हूँ बेटा, देखो एस फेज या इस टाइम पे आप देखिए G1, S और G2, इस समय तक क्रोमेटिन कंडेंस नहीं रहेगा। दैट मीन्स टाइम तक आपको क्रोमोसोम सेल में दिखेगा क्या, दिखेगा ही नहीं। क्रोमोसोम कब दिखते हैं, ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बहुत क्लियर है, ठीक है। क्रोमोसोम आपको इस स्टेज में नहीं दिखेगा, लेकिन हम लोग अपना इमेजिनेशन या समझने के लिए हम लोग ऐसा बना देते हैं, ठीक है। ऐसा बनाओगे तो ये भी उस केस में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाएगा। ये क्रोमोसोम को, ठीक है, 2 आर्म में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, राइट ना, कर रहा है ना। ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये दो आर्म में इसको डिवाइड कर रहा है। मे बी ये दोनों आर्म इक्वल भी हो सकते हैं या अनइक्वल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर ये सेंट्रोमियर सेंटर पे है, मतलब ये दोनों आर्म क्या रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे। लेकिन अगर अवे फ्रॉम द सेंटर या खिसक गया सेंटर से, तो एक आर्म छोटा होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट भी लिखते चलते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोग, सिंपल है, ठीक है। चलो, तो पॉइंट आपका ये है, in late prophase or metaphase, in late prophase or metaphase, in late prophase or metaphase,
chromosome has two similar thread or chromatid. In late prophase or metaphase, chromosome has two similar threads or chromatids. Two similar thread or chromatid attached to each other by a narrow non-stainable area. Attached to each other by a narrow non-stainable area. Attached to each other by narrow non-stainable area called centromere. ठीक है, या फिर इसी का नाम क्या बेटा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक है, सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, इस पे तो एक इजी क्वेश्चन आ चुका है. सेंट्रोमियर डिवाइड chromosome into two arm. Centromere divide chromosome into two arm. ठीक है, into two arm. ठीक है, दो कंडीशन लिख लेते हैं. एक होता है बेटा आइसोब्रैकियल. अभी इंडिविजुअल एक्सप्लेन कर रहा हूं. आइसोब्रैकियल व्हेन बोथ आर्म आर इक्वल. दैट मीन्स कौन से कंडीशन में दिखेगा बेटा, मेटा सेंट्रिक. प्लीज लिख लो, अभी मेटा सेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक सब बता रहा हूं. ठीक है, ब्रैकेट में मेटा सेंट्रिक. क्या लिखोगे बेटा, आइसोब्रैकियल लिखना. आइसोब्रैकियल फर्स्ट क्या लिखना बेटा, आइसोब्रैकियल. आइसोब्रैकियल कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब दोनों आर्म क्या हो, बराबर हो, इक्वल. ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपका सेंट्रोमियर हो एग्जैक्टली कहाँ पे हो, सेंटर पे हो, है ना. ऐसा एक बना लीजिएगा. ठीक है, एग्जैक्टली सेंट्रोमियर कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा. मे बी हमसे बनाने में, क्योंकि मेजरमेंट थोड़ा बहुत है ना, आगे पीछे हो जाता है, बट आप देख लेना सेंटर पे रहेगा. आइसोब्रैकियल, तो इसमें दोनों आर्म क्या रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे. ये मेटासेंट्रिक कंडीशन में होता है, हम लोग अभी आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको. ठीक है, आइसोब्रैकियल. ठीक है, लेकिन अनइक्वल होगा तो बेटा उसको क्या बोलोगे, हेटेरोब्रैकियल. ठीक है, दूसरा कंडीशन स्मॉल बी करके लिख लो बेटा, हेटेरोब्रैकियल व्हेन बोथ आर्म आर अनइक्वल इन साइज. ठीक है, हेटेरोब्रैकियल, बोथ आर्म आर अनइक्वल इन साइज, या अनइक्वल आर्म कर सकते हो, नो इश्यू. ठीक है, हेटेरोब्रैकियल, अनइक्वल आर्म, या बोथ आर्म आर अनइक्वल, मतलब अलग अलग साइज का रहेगा. तो जब अलग साइज का है तो पक्का एक क्या होगा बेटा, शॉर्टर आर्म होगा. ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा, लॉन्गर आर्म. ठीक है, शॉर्टर आर्म इज कॉल्ड पी और लॉन्गर आर्म इज कॉल्ड क्यू. स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू. नीट में आ चुका है ये. ठीक है, कैसे बना सकते हो, कोई भी एक क्रोमोसोम बनाइए जिसमें सेंट्रोमियर के पोजीशन को क्या कर लो आप बेटा, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर कर दो, है ना, तो आपका बन जाएगा. ये वाला क्या दिख रहा है मुझे, पी, और ये वाला क्या दिख रहा है बेटा, क्यू. दिस इज शॉर्ट आर्म एंड दिस इज व्हाट, लॉन्ग आर्म. बाकी के तीनों कंडीशन में, ठीक है, मेटासेंट्रिक को छोड़ के अदर जो कंडीशन है लाइक सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, आपको ऐसी कंडीशन दिखती है. ठीक है, शॉर्टर आर्म इज कॉल्ड पी एंड लॉन्गर इज कॉल्ड क्यू. आप देखना नीट 1-2 साल पहले आया हुआ है ये क्वेश्चन. हाँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आएगा ही. हाँ दिया है ना, ऑफकोर्स. ठीक है, मैं आपको मैक्सिमम पॉइंट जो बताता हूँ दैट बिलोंग टू योर एनसीईआरटी बुक, और बाकी सारे क्वेश्चन से. क्लियर है, ये हो गया. किसी को कंफ्यूजन है क्या बेटा इसमें क्या कंफ्यूजन है, जो छोटा आर्म रहेगा उसको पी. अब आप देख लेना यार, इसको याद रखने का, रटने का तरीका निकाल लो. शॉर्टर इसको पी पहले आता है क्यू से. हाँ, ये तो सबको पता है. ठीक है,
तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई होगा, उसका नाम पी से स्टार्ट होता होगा, ऐसा बहन होगी, ऐसा कुछ भी, लेकिन याद रखना बेटा, कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि छोटा सा है, पता चला लॉन्ग आर्म को पी और छोटा ऐसे याद रख लोगे आप लोग ना, इजी है। चलो ठीक है, ये हो गया राइट ना। तो आइसोब्रैकियल एंड हेटेरोब्रैकियल पक्का। चलिए इसको बनाओगे क्या आप लोग बेटा, इसको बनाओ तो सिस्टर क्रोमैटिड ऐसे बना लो, ठीक है। सिस्टर नॉन सिस्टर, ये बोथ आर होमोलॉगस क्रोमोसोम राइट, इजी है, बना लीजिए। अभी जो कंडीशन है ये क्या है, मोनाड है, डायड है, टेट्राड है, ऑक्टाड है, ऐसे पढ़ते हो ना बेटा आप लोग, मोनाड, डायड, टेट्राड, ऑक्टाड। डायड कंडीशन है, हाँ दोनों को एक साथ बोला, अभी जो दिख रहा है, हाँ क्या है, डायड होगा, संस्कार नहीं पता, आप लोग बताओ बेटा। डायड, मोनाड, टेट्राड, ऑक्टाड, पेंटाड, डायड है, टेट्राड है, 4 दिख रहा है, 1 2 3 4 टेट्रा, हाँ 4 दिख रहा है बेटा। काउंटिंग कितनी है, एकदम सिंपल कर दूंगा मैं, ठीक है। काउंटिंग कितनी है, 1 2 3 4, 4 मतलब टेट्राड, और 2 दिखेगा तो, अरे आप छोड़ दो, मैं बताऊंगा, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है। सिस्टर नॉन सिस्टर तो अलग तरीके से याद ही रखना, सीधे काउंट करना, कितने बेटा 4 है ना, 4 क्रोमेटिड हैं, 4 क्रोमेटिड मतलब टेट्राड, अगर 2 रहते तो डायड, 1 रहता तो मोनाड। डायड मतलब 2 होता है, मोनो मतलब 1 होता है ना, मोनाड, ठीक है। कोई टेंशन मत लेना, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर कर दूंगा और एग्जैक्ट वही आंसर करना, ठीक है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, बुक से पढ़ोगे ठीक है, अच्छी बात है। तो फिलहाल अगर ये 4 मतलब एक्चुअली ये अभी क्रॉसिंग ओवर हुए रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, इंडिविजुअली चिपका नहीं है अभी क्रोमोसोम, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा सेल बायोलॉजी का। बना लिया सबने डायग्राम, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा रुक जाए, बना लो आप। बन गया होगा, है ना। कायदे से जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी साइज ना इक्वल रहती है बेटा, है ना। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो यार हम लोग उतना ह्यूमन एरर छोटा बड़ा हो ही जाता है, आर्म आगे पीछे बन जाते हैं। होमोलोगस जो होते हैं ना उनकी साइज सेम रहती है, ठीक है। इसलिए कैरियोटाइप में जब अरेंज करते हैं तो होमोलोगस को एक साथ रखते हैं ना। चलो आगे बढ़े, छोड़ो यार ये सब बनाओ लोग, बाकी आप अपने पास वाले को देख लीजिएगा। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, अगला पॉइंट लिखिए। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, पोजीशन ऑफ centromere, chromosome of 4 chromosome are 4 टाइप, और ये हम देखते हैं बेटा ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है। क्या देखना है हमको, शेप, ड्यूरिंग एनाफेज लिख लेना, ठीक है। 4 टाइप, राइट। सबने रटा होगा, जैसे बैक्टीरिया का 4 शेप आपको आपने रटा हुआ था ना, बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरुलम, ऐसे इसको भी लोग रट ही लिए रहते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं करेंगे।
फर्स्ट क्या होता है बताओ, बोलिए, मेटा सेंट्रिक, कुछ मत बोलना। सेकेंड क्या होता है, सब मेटा सेंट्रिक, रट लिया होगा। थर्ड क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक। एंड लास्ट क्या होता है बेटा, टीलोसेंट्रिक। किसी को कोई दिक्कत, नाम तो याद हो गया आपको, ठीक है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। करना क्या है बेटा, ठीक है, आपको सेंट्रोमियर के पोजीशन को स्लाइटली खिसकाते जाना है। मेटासेंट्रिक में क्या होता है बेटा, सेंट्रोमियर इन द सेंटर, सेंट्रोमियर इन सेंटर, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है बेटा, यस, रट के बैठे हो, वी शेप, राइट, क्लियर। सेंट्रोमियर इन सेंटर, ठीक है। अब सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा बेटा, सेंट्रोमियर को ना, अब देख लीजिएगा बनाने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, बट आप इमेजिन करना कि सेंटर पे ही है ना। इसमें क्या होता है बेटा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, आपका एक आर्म थोड़ा सा छोटा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। ऐसा मतलब जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है बेटा, एल शेप, एल शेप, सब मेटासेंट्रिक। तीसरा एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर और अवे हो जाएगा बेटा, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पेरीफेरी, एकदम से पेरीफेरी में नहीं जाएगा, टर्मिनल एंड पे नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आर्म और आपका एक छोटा हो जाएगा, दूसरा वाला काफी बड़ा हो जाएगा। पी क्यू लेवल कर लोगे ना, छोटा वाला पी और बड़ा आर्म क्या होगा बेटा, क्यू। मेटासेंट्रिक में क्या करोगे, जब दोनों आर्म इक्वल हैं तो कोई पी क्यू नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना बेटा, है ना, इक्वल आर्म है वो, ठीक है। आइसोब्रैकियल लिखा है, तो उसमें आप पी क्यू नहीं करेंगे मेटासेंट्रिक में। बाकी सब मेटासेंट्रिक में कर सकते हैं। एक्रोसेंट्रोमियर टुवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक है, इस तरीके का। और इसका जो शेप बनता है बेटा, ये कैसा होता है, जे शेप, ठीक है, जे शेप दिख रहा है आपको। लास्ट रेयर कंडीशन, टीलोसेंट्रिक कहाँ रहेगा बेटा, सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड, इतना टर्मिनल रहता है कि दूसरा आर्म दिखता ही नहीं है। ये तो खुद से ही आई शेप दिखता है ना। तो दूसरा वाला जो आर्म है होता है बेटा, लेकिन बहुत छोटा, ऐसा दिखेगा नहीं। तो इस तरीके का बनेगा। और इसका जो शेप है वो तो क्लियरली दिख रहा है, कैसा, आई शेप, कोई दिक्कत देखिए, है ना। इसमें दूसरा आर्म होता है ना, ऐसा मत सोचना, एक होता है लेकिन बहुत छोटा रहता है, इसलिए वो नहीं पता चलता। सबको शेप दिख रहा है पूरा, वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप। कौन है ना यार, ये देखो, ये वी शेप है, ये कैसा है, एल शेप है, वो एनाफेज में दिखेगा ना। अभी हम एनाफेज पे थोड़ी है, तो मैंने ऐसे बोर्ड पे बताया हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ आर्म बता रहा था बेटा कौन सा होगा, और सेंट्रोमियर की पोजीशन। ये कब दिखेगा आपको बेटा, एनाफेज में दिखेगा, ठीक है। पहले इसको कॉपी करिए, मैं दिखाता हूँ आपको। हमको ये सेल डिवीजन के टाइम पे ये शेप दिखते हैं बेटा, ठीक है। कब, वो भी एनाफेज में, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। 4 डिफरेंट सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन। माइटोसिस का ही ले लेता हूँ, ठीक है। एनाफेज पे दिखाऊंगा, सीधे एनाफेज पे जाएंगे। वैसे एक बार देख लेना, बाकी सेल डिवीजन जब आएगा तो हम लोग उसको दोबारा देखेंगे, ठीक है।
अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो किसका, प्रोफेज मेटाफेज हटा दो, ये हटा दीजिए बेटा, इंटरफेज चल रहा है, चलने दो इसको, ठीक है। ये आपका प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको क्रोमोसोम इस तरीके से दिखेंगे। मेटाफेज में ये क्या होता है बेटा, सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। ये जो प्लेट होता है दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, यहाँ पे अलाइन हो गए सारे क्रोमोसोम, ठीक है, दिस इज मेटाफेज, ठीक है। प्रोफेज में कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, वो सब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे सेल डिवीजन के टाइम पे। तो ये मेटाफेज पे लाइन हो गई। इसके बाद अगला स्टेज क्या आएगा, मेटाफेज के बाद क्या आएगा बेटा, एनाफेज। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये सेंट्रोमियर नहीं है, ये काइनेटोकोर है, ठीक है। उसके अरे ये ग्रीन का अभी बता रहा हूँ, सारे स्ट्रक्चर क्लियर कर रहा हूँ। ये नैरो एरिया इज सेंट्रोमियर, बट दिस ग्रीन बटन लाइक डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेटोकोर, फ्रॉम विच स्पिंडल फाइबर अटैच्ड, सिंगल लाइन क्वेश्चन, ठीक है, सब कर लेंगे। तो इसके बाद आया देखिए एनाफेज, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा आपका सेंट्रोमियर, ठीक है, और इसके बाद आपको शेप दिखेंगे उसके, ठीक है, जब क्रोमोसोम मूव करेगा टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जल्दी करो, ये ऐसा लाइक अब आपको कुछ एल शेप दिख रहे हैं, कुछ वी शेप दिख रहे हैं, कुछ जे शेप भी दिख रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं क्या, आई शेप नहीं दिख रहा है, दैट इज अ रेयर कंडीशन, ठीक, समझ में आया क्या। तो एनाफेज में ये दिखता है बेटा अलग अलग शेप, ये आपके समझने के लिए है। तो बुक में ऐसे लिखा तो रहता है शेप, लेकिन बना के नहीं दिखाता है ना, हमको लगता है कि कैसे ये कैसे वी शेप है, ये कैसे जे शेप या एल शेप है। तो ये मुझे लगता है कि स्क्रीन पे क्लियर है, ये वी शेप दिख रहा है मुझे, आपको भी वैसे दिख रहा है क्या, अच्छा ये मुझे एल शेप दिख रहा है, ठीक, ये वाला ना, हाँ ये वाला एल शेप दिख रहा है, ये जे शेप दिख रहा है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत, अब बस हमको देखना था, उसको जस्टिफाई करने तो नहीं बैठे हैं, लाइक है ना कि नहीं ये दिख रहा है वो दिख रहा है, एग्जाम में आएगा इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आर बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। किसी को दिक्कत, चलिए तो क्रोमोसोम का एक सुंदर सा डायग्राम मैं सामने ले लेता हूँ, उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करूँगा। हाँ आजा भैया, ये सिस्टर को, अरे इतना से चल जाएगा यार, बस ये सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आ रहा है ना, ओके। देखिए ये जो नैरो एरिया है ना बेटा, उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर, एंड दिस ग्रीन बटन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेटोकोर, ठीक है, राइट। चलो कर लेते हैं, सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो ये हो गया आपका। नाउ केमिकल कंपोजिशन लिखिए बेटा, ये डेटा है, इस पे आपको केमिकल कंपोजिशन लिखना है। तो मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है बेटा, डीएनए हिस्टोन तो रहेगा ही रहेगा, है ना, मेनली क्या रहेगा, डीएनए हिस्टोन। अभी इसका कंप्लीट न्यूक्लियोसोम मॉडल, सोलेनॉइड, सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है, इन डेप्थ स्ट्रक्चर, जो कि कुछ पोर्शन आपके 12th की बुक में दिया हुआ है, राइट। प्लीज केमिकल कंपोजिशन में आप लिख लो, डीएनए 40%, केमिकल कंपोजिशन डीएनए अराउंड 40%, हिस्टोन दैट इज लो मॉलिक्यूलर वेट बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन दैट इज 50%, हिस्टोन प्रोटीन कई बार बता चुका हूँ बेटा, डीएनए हिस्टोन डीएनए, राइट है ना। तो हिस्टोन लो मॉलिक्यूलर वेट बेसिक प्रोटीन, right. Other acidic protein, other acidic protein around 8.5%, RNA 1.5%, क्रोमोसोम का आप केमिकल कंपोजिशन लिख रहे हो, ठीक है, RNA 1.5%, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्मॉल amount of lipid, calcium, magnesium, iron, etc. DNA 40%, histone that is low molecular weight basic protein 50%, other acidic protein 8.5%, ठीक है, RNA approximate 1.5% and small amount of lipid etc. लिख लो, ठीक।
कुछ एडिशनल पॉइंट ऐड करिए बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ये हिस्टोन जो है ये क्या बेटा, बेसिक प्रोटीन है ना, राइट। क्लियर करो इसको, NHC प्रोटीन लिखो, NHC प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC प्रोटीन फुल फॉर्म होता है बेटा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो हिस्टोन के अलावा, और हिस्टोन क्योंकि बेसिक है तो इसमें आपका एसिडिक प्रोटीन वगैरह आ जाएगा, एंजाइम्स वगैरह ये सब आ जाएंगे। ठीक है, जो हिस्टोन नहीं है वैसे वाले सारे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इसमें लिखे बेटा 3 टाइप्स NHC प्रोटीन 3 टाइप्स। नंबर 1 स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन NHC प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, 3 टाइप, दिस इज फर्स्ट लिख लो आप, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, दे फॉर्म कोर और एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम, दे फॉर्म्स कोर और एक्सिस of chromosome, also called scaffold protein। scaffold protein नया नाम है बट कोई डिफिकल्ट नहीं है, बता रहा हूँ। दे फॉर्म कोर और एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, एक्चुअली जब फोल्डिंग होती है बेटा, क्रोमेटिन या आप बोल सकते हो DNA हिस्टोन से न्यूक्लियोसोम बनता है और उनकी फोल्डिंग होती है तो इसी एक्सिस के अराउंड होती है, और ये एक्सिस बना होता है स्कैफोल्ड प्रोटीन का। फोल्डिंग समझते हो, फोल्डिंग नहीं जानते हो ना, स्कैफोल्ड प्रोटीन बोलते हैं इसको। ध्यान समझो क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि अबाउट 2.2 मीटर DNA, इतना लंबा DNA आपके सेल में प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, यस और नो। 2.2 मीटर, ये तो सब रट के बैठे हो, और निकाला भी था हमने बायोमॉलिक्यूल DNA जब पढ़ा था, तो लेंथ निकाला था ना DNA का, इतना ही आया था 2.2 मीटर। आपको पता है न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, 25 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस की साइज लिखा चुका हूँ आपको, 5 to 25 माइक्रोमीटर। तो हाउ दिस 2.2 मीटर DNA इज एडजस्टेड इनसाइड द 25 माइक्रोमीटर। 2.2 मीटर इज अ वेरी लॉन्ग DNA एंड 25 माइक्रोमीटर साइज इज यू कैन नॉट सी इन नेकेड आई। दिखेगा क्या इतने साइज का आपको आँख से, यू हैव टू यूज माइक्रोस्कोप, वो भी अच्छा वाला है ना। तो उस 25 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में आपको एडजस्ट करना है क्या बेटा, 2 मीटर से ज़्यादा लंबा DNA, तो डेफिनेटली यू नीड फोल्डिंग। यही सब फोल्डिंग से बेटा आपका क्रोमेटिन वोमेटिन बनता है और फाइनली क्या बनता है, क्रोमोसोम। ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हो जाएंगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन दे फॉर्म्स कोर और एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम एंड आल्सो कॉल्ड स्कैफोल्ड प्रोटीन। सिंगल लाइन याद रखिएगा बेटा। सेकेंड लाइन एंजाइमेटिक प्रोटीन, सेकेंड क्या होगा बेटा, एंजाइमेटिक। अब आप देखिए बेटा, क्रोमोसोम में DNA है ना, अब DNA से DNA का फॉर्मेशन भी यहीं पे होना है, रेप्लिकेशन। दैट मीन्स रेप्लिकेशन के एंजाइम यहाँ एटलीस्ट प्रेजेंट होंगे, लाइक DNA पॉलीमरेज एटसेट्रा। देन DNA से RNA का भी फॉर्मेशन होना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, तो उसके भी एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, यस और नो। एंजाइमेटिक बहुत सारे होते हैं बेटा, अब रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन की एंजाइम की लिस्टिंग नहीं कर सकते, है ना, फॉस्फेटेज वगैरह सब रहता है, लिख लीजिए। एंजाइमेटिक प्रोटीन form enzyme for chemical transformation, enzymatic protein form enzyme, enzymatic protein form enzyme for chemical transformation, for chemical transformation like phosphatase, DNA polymerase, RNA polymerase एटसेट्रा। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगा लीजिएगा कौन कौन से केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जिसमें क्रोमोसोम या DNA इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, लिस्टिंग नहीं करना है कि सर DNA लाइगेज होगा क्या, हेलिकेज होगा क्या, अनवाइंडेज होगा क्या, अरे सब होगा, इधर ही होगा ना सारा रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम। पॉइंट है फॉर्म्स एंजाइम फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्म्स एंजाइम फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक, यस। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्यों आएगा बेटा, फिर कंफ्यूज हो रहा है। ट्रांसलेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और हम लोग क्रोमोसोम की बात करें दैट मीन्स वी आर इनसाइड न्यूक्लियस। पक्का। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या है बेटा, मेन एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम पे, ठीक है। एनी कंफ्यूजन, ये पूछ रहा है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का, तो वो साइटोप्लाज्म में आएगा बेटा, क्योंकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ उसको लेना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्लियर। चलो थर्ड है, एंजाइमेटिक हो गया, थर्ड हो गया बेटा रेगुलेटरी प्रोटीन। मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आएगा ये अभी, कुछ लोगों को आ भी सकता है। रेगुलेटरी प्रोटीन, आप सोचते हो सर आपको पहले से कैसे पता होता है कि कितने क्या पॉइंट किसको कैसे समझ में आएगा या नहीं आएगा, हाँ, एक्सपीरियंस एज वेल एज आप लोगों का रिस्पांस देख के, ठीक है, मैं जान जाता हूँ किसको क्या समझ में आ रहा है। रेगुलेटरी प्रोटीन, लैकोपेरॉन पढ़े हो, लैकोपेरॉन पढ़े हो, ठीक है, इसमें एक आई जीन होता है, ठीक है, आई जीन, ठीक है, ये प्रोड्यूस एक प्रोटीन, जीन डायरेक्ट कभी भी प्रोटीन नहीं बनाता, जीन पहले मैसेंजर आरएनए बनाएगा और उससे कोड होगा प्रोटीन, तो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है ये, ठीक है। अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सिर्फ लिख लो ना, क्या दिक्कत है ना। तो ये रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है जो एक्चुअली जीन को रेगुलेट कर सकता है ना। हम लोग यार जीन रेगुलेशन सिस्टम में ओपेरॉन सिस्टम पढ़ते हैं कि जीन को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, तो यहाँ पे वो प्रोटीन क्या कर रहा है बेटा, जीन को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना। कभी भी कोई जीन या डीएनए, ठीक है, नेवर डायरेक्ट प्रोटीन कभी नहीं बनाएगा बेटा, भले किसी लाइन में ऐसा लिख दिया रहता है, इनिशियली पहले क्या बनाएगा बेटा, आरएनए, और आरएनए के बाद भी क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, राइट ना, कभी, ठीक है। तो यहाँ पे एक लैकोपेरॉन में आपने आई जीन पढ़ा होगा, अगर ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक प्रोटीन बनाता है बेटा, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड रिप्रेशर प्रोटीन, और वो जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है। दैट मीन्स कि जो रिप्रेशर प्रोटीन है दैट इज अ काइंड ऑफ, लिख लो, ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन, कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन, regulatory protein control the gene expression. For example, I gene produce repressor, small I ही लिखना है ना बेटा, I gene produce repressor protein in lactoperon। चलो लैक्टोपेरॉन में लैक का मतलब तो जानते ही होगे, लैक्टोज है ना, यही होता है क्या, यस और नो यार, एकदम साइलेंट हो जाते हो, खतरनाक बैच मत बनो बेटा, ठीक है, कि ऐसा सोच रहे हो कि मतलब हम सर को कुछ बताएंगे ही नहीं, ऐसा है क्या, ये सब चीज़ें पढ़े हो आप लोग, है ना, सारा कुछ आपके सिलेबस का ही है ना। चलिए, तो दीज आर एनएचसी प्रोटीन, ठीक, ओके, इतना ठीक है। एक नोट लिखे बेटा, HMG कैपिटल में लिखना, ठीक है, HMG, हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन, हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन। देखिए, हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन क्या होता है, इसका फंक्शन ये बता रहे हैं। जनरली आप देखना, ठीक है, चाहे सेल इंटरफेज स्टेज में हो या फिर सेल डिवाइडिंग स्टेज में हो, दोनों ही केसेस में, ठीक है, डीएनए कभी भी फ्रीली या इंडिपेंडेंट नहीं होता। डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन होता है और एक वेल स्ट्रक्चर या तो क्रोमेटिन के फॉर्म में है या तो क्रोमोसोम के फॉर्म में है। लेकिन कभी भी डीएनए को बेटा एक्सप्रेस होना है, क्या होना है, एक्सप्रेस होना है। दैट मीन्स क्या बनाएगा, डीएनए का एक्सप्रेस होने का मतलब क्या होता है, आरएनए फॉर्मेशन करना, राइट ना। तो किसी भी जीन को या डीएनए को जब भी एक्सप्रेस होना है तो ऐसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कभी भी नहीं होगा, ऐसे फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, इसको ओपन होना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा। दैट मीन्स हिस्टोन प्रोटीन को सबको सेपरेट होना पड़ेगा, चाहे वो रेप्लिकेशन का टाइम हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन का टाइम हो, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन सब सेपरेट होंगे तभी वो डीएनए आपका एक्सप्रेस होगा या रेप्लिकेट हो पाएगा। ऐसे बोलने के लिए हम बोल देते हैं कि क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ, बट द बेसिक पॉइंट बिहाइंड दैट इज कि
डीएनए रेप्लिकेट हुआ, हिस्टोन के साथ कंबाइन हुआ और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ, है ना। ऐसा बोल दिया जाता है यार कि क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ, तो ऐसे नहीं कि जस्ट एक कॉपी जस्ट बन गई, एक्चुअली डीएनए की कॉपी बनी। मैं समझाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो डीएनए होगा इसके अंदर, ठीक है, उस डीएनए को एक्सप्रेस होने के लिए या उस डीएनए को डीएनए बनाने के लिए या डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन के लिए इसको ओपन होना पड़ेगा। ओपन होना पड़ेगा मतलब इसके साथ जो हिस्टोन बिस्टोन है उसको सेपरेट होना पड़ेगा, और वो काम कौन करता है? HMG करता है, हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन। ठीक है, लिख लीजिए पॉइंट। HMG get linked to histone for releasing DNA. HMG get linked to histone. HMG get linked to histone for releasing DNA. For releasing DNA to express. For releasing DNA to express. To express. मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पॉइंट हो गए, कुछ नए पॉइंट और कुछ तो आपको पहले से पता थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, हेडिंग डालिए आप लोग बेटा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ना क्रोमोसोम को, पार्ट में नहीं पढ़ रहे हैं कि आधा यहाँ और आधा बाद में। डन है क्रोमोसोम, इसके बाद फिर आपको अगेन रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर तो बेसिकली यहाँ मैं करने क्या जा रहा हूँ आप देखिएगा। अभी मैंने आप लोगों के साथ एक क्रोमोसोम बनाया हुआ था कुछ इस तरीके का। हम चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं बेटा, है ना, सिंबल देना है, या तो आप चाहो तो इसका सिस्टर क्रोमेटिड भी ले लो, कोई दिक्कत। ऐसा लूँगा तो मैं ये सिस्टर क्रोमेटिड भी है, ठीक है। तो जो मैंने कहा सिस्टर क्रोमेटिड है, तो जैसा ये होगा सेम ये भी होगा। इसमें से किसी एक का भी मैं बनाऊंगा, दैट इज क्लियर, आपको हो जाएगा ना क्लियर। तो इसी को बनाएंगे। ये बना कैसे? एक एक्सिस होता है बेटा स्कैफोल्ड प्रोटीन का, ठीक है। एक क्या होता है? एक्सिस, जिसको मैंने बताया प्रोटीन, स्कैफोल्ड प्रोटीन बोलते हैं। उसके अराउंड बहुत बेसिक से देखो, आपको पता है कि डीएनए प्लस हिस्टोन, है ना, ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा? न्यूक्लियोसोम। पढ़ा है कभी? अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, न्यूक्लियोसोम। फिर इसके बाद इसमें और ज़्यादा फोल्डिंग होती है। फाइनली ये किस में चेंज हो जाता है? क्रोमोनिमा या फिर देन क्रोमैटिन में। ये भी थ्रेड है और ये भी क्या है बेटा? थ्रेड है। क्रोमोनिमा और क्रोमैटिन, ठीक है। चलो ये यहाँ तक है ना। तो ये क्रोमैटिन आपको क्रोमोसोम में चेंज करना है। आपके पास एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अराउंड धागे को लपेटना है। समझ में आ रही बात? लपेट देते हैं। ये थ्रेड्स बना रहा हूँ बेटा। ये जो सिंगल जो लपेट रहे हैं ना, क्या बोलोगे आप, जो भी है, ये क्या है? क्रोमेटिन के क्या है बेटा? थ्रेड्स हैं। इतना हो गया, ठीक है। अब क्लियर है, समझ में आई बात? एक एक्सिस था, उसके अराउंड ये सब क्रोमेटिन का थ्रेड हो गया। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है बेटा, इसमें ना एक जगह थोड़ा सा सकरा होता है, नैरो होता है एरिया। उस एरिया, एक दूसरे कलर से कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको, ठीक है। बहुत आसान है और क्वेश्चन इसमें से 3 पार्ट से आते हैं, तो वो वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिन 3 पार्ट से आते हैं, ठीक है। ये एरिया क्या है? थोड़ा सा नैरो है ना। इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये नैरो एरिया को क्या बोला जाता है? अभी बोला था ना, कहाँ पे लिखूँ यार? यहीं पे लिख दूँ क्या? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, राइट। इसके ऊपर में ना एक बटन लाइक स्ट्रक्चर चिपका रहेगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के फ्री सरफेस पे। इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। इसके जो ये जो क्रोमोसोम है बेटा, ठीक है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। इसके अलावा कहीं कहीं पे और कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्ट्रिक्शन बना दिया, ठीक है। एक कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ बना दिया बेटा? यहाँ पे बना दिया। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब क्रोमोसोम के अराउंड कोई मेम्ब्रेन तो नहीं होता, लेकिन एक पेलिकल होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? पेलिकल। वो मेम्ब्रेन नहीं है ना, डोंट थिंक लाइक जैसे ये रेड कलर से बना हुआ नॉन जेनेटिक मटेरियल है, एक पेलिकल है, लिपिड का बना होता है, नॉन जेनेटिक मटेरियल है। तो ये आपका हो गया बेटा, समझ लो रेड कलर से जो है वो पेलिकल बना दिया। एकदम आसान है, ठीक है। ऐसा आपका दिख रहा है, इसी को बनाया है मैंने, थोड़ा सा डिजाइन दे दिया, आप समझ लो, राइट ना।
तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। इसको क्या बोलोगे बेटा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये भी क्या है, टर्सरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, प्राइमरी के बाद जो कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये भी क्या है बेटा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद वाले एरिया को ना सैटेलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सैटेलाइट, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने टीलोमियर करके बताया था, याद आ रहा है क्या, ठीक है। टीलोमियर टर्मिनल एंड, जो यहाँ पे जो डीएनए जो बाद में बनता है, ठीक है, जो क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन के बाद लास्ट में बनता है, उसको क्या बोलते हैं, टीलोमियर। एंजाइम बताया था बेटा, राइबोजाइम, टीलोमेरेज, है ना, टीलोमेरेज। राइबोजाइम के टाइम पे मैंने टीलोमेर, नॉन स्टिकी टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ऐसा लिखा था आपने, ठीक है। तो ये टीलोमियर, इधर भी टीलोमियर बना देता हूं मैं, ठीक है। इधर भी क्या कर दिया बेटा मैंने, ऐसे क्या बना दिया, टीलोमियर। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तो मैट्रिक्स नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत क्या होता है बेटा, आपका मैट्रिक्स भी होता है। ये जो रेड कलर से बनाया है, ये क्या है, पेलिकल है। ये क्या है बेटा, पेलिकल है, ठीक है। तो आपका क्रोमोसोम में मेनली आपको क्या क्या दिखा बेटा, ठीक है। आर्म समझ में आ रहा है, ये वाला छोटा आर्म है, स्मॉल पी बोलोगे, और ये वाला बड़ा आर्म है, स्मॉल क्यू बोलोगे, कोई दिक्कत है ना। ये है ना, छोटा है ये वाला आर्म और ये बड़ा है, तो पी और क्यू आप उसमें लेबल कर सकते हो। तो मुझे एक्सप्लेन करना है, लाइक जैसे कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, काइनेटोकोर है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। टाइप्स हम लोग देखेंगे बेटा, दो टाइप का होता है, एक नॉर होता है, दूसरा जॉइंट होता है। आप लोग 12th स्टैंडर्ड लेवल पे ही पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है हमको, ठीक है, जितने से आपका नीट का काम चल जाए, है ना। हाँ बिल्कुल नहीं करना बेटा, PhD करके डॉक्टर बनना थोड़ी है, क्यों करना है क्या, हाँ। लेकिन PhD वाला भी ऑप्शन एक अच्छा है, आप बोलोगे तो बता देता हूँ। टाइम नहीं बेटा, जल्दी हो जाता है। हाँ मतलब आप इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं बनोगे, लेकिन हम जब एम्स रायपुर में थे ना, तो हमारे प्रोफेसर थे, है ना, डॉक्टर नेगी सर, बहुत ही अच्छे नेचर के थे, सिक्किम साइड के थे, एम्स रायपुर में पोस्टेड थे वो, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी जमती थी। वो PhD वाले थे, मतलब वो हमारे वाले डॉक्टर नहीं थे, मतलब MBBS वाले, बट वो प्रोफेसर थे एम्स में यार, अच्छे, हमसे अच्छी सैलरी थी उनकी। और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए क्या। तो वो भी एक तरीका होता है, लाइक है ना, उस लेवल पे पहुंचने का, ठीक है। पूछोगे तो बता देंगे उसके बारे में भी, कैसे जा सकते हैं, देयर आर मेनी ऑप्शंस, ठीक है, अब हम बता सकते हैं। एनीवे, तो अभी फिलहाल इसके बारे में तो ये सब पढ़ना है ना। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कैनेटोकोर देख लेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, नॉर जॉइंट दोनों देख लेंगे बेटा। मेन जो आपका ये थ्रेड्स जो दिख रहे हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोनीमा, या फिर क्रोमेटिन भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमोनीमा, इसी के बारे में मेनली पढ़ना है। एक बार बना लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। और मैं चेक करता हूँ क्या कोई चीज़ मिसिंग है। सैटेलाइट, ट्रेवेंट, पेलिकल, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्रोमोनीमा, मैट्रिक्स, लॉन्ग शार्टम, सेंट्रिओल, ठीक है। चलो इसको बना लो आप लोग, है ना। फिर इसको कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लेन, है ना जी।